सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, मैराथन क्लास की सीरीज के अंदर आज हम पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान के टॉप मोस्ट 250 प्लस प्रश्नों को। ये प्रश्न रीट के लिए, पटवार के लिए, पुलिस, एसएससी, रेलवे, आरबीसी और सीबीएसई सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप इस क्लास के अंदर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि यहाँ से जो जानकारी दी जाएगी वो पूरी की पूरी आपको मिल सके। चलिए विद्यार्थियों, हम आज के पहले प्रश्न को आरंभ करते हैं। निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है? बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है? प्योर रक्त, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। शुद्ध रक्त का परिवहन किसमें होता है? ऑप्शन दिया गया है ए शिरा, बी महाशिरा, सी फुफ्फुसीय शिरा और डी फुफ्फुसीय धमनी। ये मैं आपको कल की क्लास के अंदर, कल के क्लास के अंत में मैं आपको बता चुका हूं कि किसके अंदर शुद्ध रक्त का परिवहन होता है और किसके अंदर अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अगर हम बात करें प्योर ब्लड के परिवहन की, शुद्ध रक्त के परिवहन की, तो शुद्ध रक्त हमेशा किसमें विद्यार्थियों बहेगा? धमनी के अंदर, और धमनी के अतिरिक्त विद्यार्थियों फुफ्फुसीय शिरा के अंदर, फुफ्फुसीय शिरा के अंदर, फुफ्फुसीय शिरा। तो शुद्ध रक्त का परिवहन धमनी में होता है तथा फुफ्फुसीय शिरा में होता है। अगर हम बात करें अशुद्ध रक्त की, अशुद्ध रक्त की बात करें तो अशुद्ध रक्त विद्यार्थियों बहता है शिरा के अंदर और दूसरा बहेगा फुफ्फुसीय धमनी के अंदर, फुफ्फुसीय धमनी के अंदर। शिरा के अंदर और फुफ्फुसीय धमनी के अंदर जो है विद्यार्थियों वो अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है और शुद्ध रक्त का परिवहन किसमें होता है? धमनी और फुफ्फुसीय शिरा के अंदर। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि इनमें से किसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होगा? शिरा में नहीं होगा, महाशिरा में नहीं होगा। इनमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अगर हम बात करें फुफ्फुसीय धमनी की, तो धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए इसमें शुद्ध रक्त नहीं बहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने पहले बात करी है फुफ्फुसीय शिरा की, और फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। इसलिए इन ऑप्शंस में से शिरा, महाशिरा, फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी में से फुफ्फुसीय शिरा के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। सबसे पहले हम बात करें विद्यार्थियों अशुद्ध रक्त की। हम किसकी बात करें? अशुद्ध रक्त की। अशुद्ध रक्त हमारे शरीर के अंदर अंगों से महाशिरा के द्वारा ये जो स्टूडेंट्स ये क्या है? वेना केव का मतलब है महाशिरा के द्वारा हृदय के अंदर लाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त को अंगों से महाशिरा के द्वारा हार्ट के अंदर लाया जाता है। तो उसके बाद जो है हमारा ब्लड इस वाले भाग में आ जाएगा, इसको हम कहेंगे दायां आलिंद। दाएं आलिंद के बाद जो है विद्यार्थियों रक्त इस वाले भाग में आ जाएगा, इसको हम कहेंगे दायां निले। दाएं आलिंद और दाएं निले में जो अशुद्ध रक्त है वो पहले प्रवेश करेगा, ये महाशिरा से दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निले में, और दाएं निले के बाद यहाँ से जो है वो रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों के अंदर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो विद्यार्थी अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है? वो सीधा का सीधा स्टूडेंट्स कहाँ जाता है? फेफड़ों के अंदर जाता है। मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं, एक होता है यहाँ पे और दूसरा वाला इस तरफ होता है। यहाँ पे हटा के आप इसको इस तरफ रखोगे तो इस वाला यहाँ का जो रक्त है यहाँ पे आएगा और यहाँ का रक्त इस वाले भाग में आ जाएगा।
फेफड़ों में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन व CO2 का आवागमन होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो है वो रक्त का ऑक्सीकरण होता है, रक्त के साथ ऑक्सीजन संयोजित होती है और वापस से ब्लड शुद्ध होकर हृदय के अंदर प्रवेश करता है। किसके माध्यम से? तो पल्मोनरी वेनिस के माध्यम से। पल्मोनरी वेनिस या जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा जिसमें हमने कहा था कि इसके अंदर कैसा रक्त बहेगा, इसके अंदर शुद्ध रक्त का परिवहन होगा। तो यहाँ पर शुद्ध रक्त का परिवहन पल्मोनरी वेनिस या फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा होता है। वहाँ से रक्त को हृदय के अंदर लाया जाएगा और हृदय से महाधमनी के द्वारा हमारे विभिन्न अंगों तक जो है वो रक्त को भेजा जाता है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। प्रश्न नंबर 77, निम्न में से आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो आरबीसी के कार्य में पहला इसका कार्य है O2 व CO2 का परिवहन करना। जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो मुख्य कणिका होती है वो आरबीसी होती हैं और इस आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो O2 व CO2 का परिवहन है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, नॉर्मली हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे शरीर का सामान्य तापमान है और यही तापमान बना रहे इसका निर्धारण कौन करता है? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका करती है। तो हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण भी कौन करता है? आरबीसी करती हैं। हार्मोन्स का जो परिवहन है, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव को डायरेक्ट किसमें ट्रांसफर करती हैं? ब्लड के अंदर ट्रांसफर करती हैं, क्योंकि उसके पास कोई वेसल्स नहीं होती हैं, उसके पास खुद की कोई वेसल्स नहीं होती हैं। इसलिए जो अपने स्राव हैं ये अपने स्राव सीधे के सीधे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए जो ब्लड है या जो आरबीसी है ये किसका काम करेगी? हार्मोन्स को परिवहन करने का काम भी करेगी। ऑल और बात करें तो ये सभी कार्य किसके रहेंगे? आरबीसी के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कणिका को सैनिक कणिका कहा जाता है? सैनिक का मतलब क्या हुआ? सैनिक का मतलब होता है लड़ने वाला, या फिर हम इसको कहेंगे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाली कणिका, या फिर हम कहेंगे हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कणिका। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कणिका। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? आरबीसी के अंतर्गत हमने विद्यार्थियों पढ़ा कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करता है, तापमान का नियंत्रण रखता है। इसके अतिरिक्त यह हमारे शरीर के अंदर जो है वो हार्मोन्स का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है और भी कई सारे पीएच का जो नियंत्रण है वो भी इसके द्वारा होता है। ऑल और बात की जाए तो ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं? ये कार्य आरबीसी के होते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाती है, श्वेत रक्त कणिका की बात की जाती है, तो वो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली एक कणिका है, इसलिए इसको सैनिक कणिका भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कणिका सहायक होती है? ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं कि जो रक्त का थक्का होता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, वो किस कणिका के माध्यम से होता है? आरबीसी के माध्यम से नहीं, डब्ल्यूबीसी के माध्यम से नहीं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स के माध्यम से रक्त का थक्का जमाया जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर कौन सी कणिका सहायक होती है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इसका स्पेशल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट या फिर इसी को हम कहते हैं बिंबाणु। थ्रोम्बोसाइट बिंबाणु या प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त का थक्का जमाया जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग की जाती है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मानव हृदय का वजन कितना होता है? जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो ह्यूमन हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट होता है, इस ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है? अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट के वेट की तो स्टूडेंट 200 नहीं,
300 बिल्कुल सही उत्तर है। 300 ग्राम वजन होता है हमारे मानव हृदय का, ह्यूमन हार्ट का। रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से कौन रोकता है? तो सबसे पहले जो रक्त है वो रक्त महाशिरा के द्वारा इस आलिंद में प्रवेश करेगा। आलिंद और निलय के बीच में, यहाँ पे विद्यार्थियों ध्यान देना, आलिंद और निलय के बीच में, यहाँ पर आलिंद और निलय, दोनों आलिंद और दोनों निलय के बीच में यहाँ पर स्टूडेंट कपाट होते हैं। दोनों आलिंद और निलय के बीच में स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कपाट होते हैं, जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। वापस से सुनिएगा, हमारे मानव हृदय के अंदर आलिंद और निलय के मध्य कपाट होते हैं जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दिया गया महाशिरा गलत है, महाधमनी गलत है, आलिंद गलत है। सी ऑप्शन एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो कि ये वाल्व होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यह एक बार रुधिर इसमें आने के बाद रुधिर वापस इसमें नहीं जाएगा, एक बार रुधिर इसमें आने के बाद रुधिर वापस इसमें प्रवेश नहीं करेगा। रीजन क्या है? एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्वेश्चन नंबर 82, किसी व्यक्ति का रक्त समूह धनात्मक है, इसका तात्पर्य क्या है? ये एक लॉजिकल प्रश्न है, समझने योग्य प्रश्न है। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आपको दिया गया है धनात्मक, धनात्मक दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है, धनात्मक या पॉजिटिव, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रक्त आपको दिए गए हैं परीक्षा के अंदर, और आपको ये पूछा जाए कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह धनात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ, और ऑप्शन में आपको ये दे दिया जाए। अब इस ऑप्शन को पहचानना ढंग से। RH कारक उपस्थित हैं, RS कारक उपस्थित नहीं है, प्रतिजन A उपस्थित हैं और प्रतिजन B उपस्थित हैं। देखिए भाई, जब प्रतिजन A उपस्थित होगा तो रक्त वर्ग A होगा या AB होगा। जब प्रतिजन B उपस्थित होगा तो रक्त वर्ग B होगा या AB होगा। इससे यह निर्धारित थोड़ी किया जा सकता है कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। धनात्मक या ऋणात्मक की पहचान प्रतिजन A व B से कभी नहीं की जा सकती, स्टूडेंट्स ध्यान रखना। इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे कि जो प्रतिजन A व B होते हैं ये किसी भी प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक में विभेद नहीं करते हैं। विभेद कौन करते हैं? तो विभेद करते हैं RH कारक। विभेद कौन करते हैं? RH कारक करते हैं। अगर RH कारक अनुपस्थित हैं, इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। लेकिन जब RH कारक प्रेजेंट होता है तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो हमारा रक्त ग्रुप है वो धनात्मक होगा जब RH कारक प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, RH कारक कितने प्रकार के होते हैं? RH कारक स्टूडेंट्स 5 प्रकार के होते हैं। RH कारक 5 प्रकार के होते हैं, जिसको आप एक आसान ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स DEC। DEC से आप कैसे याद करोगे? बिल्कुल इधर से देख लीजिए। सबसे पहले पांचों के आगे आप लिख लीजिए RH और ये भी RH। पहले के आगे लगा दीजिए D, ये D लगा दिया। दूसरे के आगे लगा दीजिए E कैपिटल, ये लगा दिया। अब इस E कैपिटल का स्मॉल e कर दिया, ये C कैपिटल ये लिख दिया, स्मॉल c ये लिख दिया। RHD, RHE, R स्मॉल e, RHC, R स्मॉल c, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? RH कारक हैं, जो कि कितने प्रकार के हो जाते हैं? 1 2 3 4 और ये यहाँ पे कितने हो गए?
5 हो गए, यानी कि टोटल RH कारक कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण RH कारक कौन है? RHD महत्वपूर्ण कारक है, जो कि 85% जो है वो पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है, सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है, सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी होता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 पे है, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? तो बिल्कुल मनुष्य के अंदर खुला नहीं पाया जाता, मनुष्य के अंदर बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है और दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसके अंदर बी व सी दोनों हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत बंद परिसंचरण और दोहरा रक्त परिसंचरण शामिल है। शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में कौन लाता है? थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी स्टूडेंट्स, कि शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, शरीर से इम्प्योर ब्लड को, इस प्रकार से हार्ट का स्ट्रक्चर है, इतना ही बना रहा हूं मैं। ये जो भाग है ये महाशिरा है, अंगों से महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त को किसमें लाया जाता है? हृदय के अंदर लाया जाता है, तो महाशिरा सही उत्तर हो जाएगा। महाधमनी का काम क्या होता है? हृदय से शुद्ध रक्त को अंगों तक भेजना, हृदय से शुद्ध रक्त को अंगों तक भेजने का कार्य महाधमनी का होता है। एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व विपरीत दिशा में रक्त को जाने से रोकता है। और बात करें आलिंद की, तो आलिंद हृदय में ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, जो कि हृदय के कक्ष होते हैं। आलिंद कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ। इसके अतिरिक्त एक और चीज नीचे लिखी हुई देखिएगा, हृदय से अशुद्ध रक्त को साफ करने के लिए फेफड़ों में किस वाहिनी द्वारा भेजा जाता है? ये भी आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न की तरह पूछा गया है कि हृदय से अशुद्ध रक्त को साफ करने के लिए फेफड़ों में किस वाहिनी के द्वारा भेजा जाता है? तो यहाँ पे भेजा जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा भेजा जाता है, या इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को साफ करने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। हृदय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाया जाता है? फेफड़ों में ले जाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? देखिए, यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है, यूरिक अम्ल में भी नाइट्रोजन होता है, इसलिए उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको आप देख लीजिए। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी कौन कौन से हैं? अमोनिया यानी कि NH3 या अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो कौन कौन करता है? नॉर्मली जो अस्थिल मछलियां होती हैं करती हैं। उभयचर प्राणी, उभयचर का मतलब है जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। उभयचर प्राणी जो है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का करते हैं। और जो जलीय कीट होते हैं नॉर्मली वो भी किसका करते हैं? उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो वापस से देख लीजिए, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव कौन कौन से हो जाएंगे? अस्थिल मछलियां, उभयचर प्राणी और जलीय कीट, ये सभी के सभी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। बात करें हम यूरिया के उत्सर्जन की, तो नॉर्मली जो स्तनधारी प्राणी होते हैं और जो समुद्र में रहने वाली मछलियां होती हैं, स्तनधारी प्राणी और समुद्र में रहने वाली मछलियां, ये किसका उत्सर्जन करती हैं? यूरिया का करती हैं। और बात करें हम यूरिक अम्ल की, तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी जो होते हैं वो नॉर्मली पक्षी कहलाते हैं, सरीसृप होते हैं और कीट होते हैं। कीट, पक्षी और सरीसृप ये नॉर्मली यूरिक अम्ल को गोलिका के रूप में या पेस्ट के रूप में त्यागते हैं या उत्सर्जित करते हैं। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में जो है बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में अमोनियोत्सर्ग का उदाहरण है। अमोनियोत्सर्ग का मतलब है ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को अमोनियो उत्सर्ग
या अमोनिया उत्सर्जी जीव कहते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अमोनियो उत्सर्जी जीव कहते हैं। और अमोनिया का परित्याग करना क्या कहलाता है? अमोनियो उत्सर्ग कहलाता है। अब देखिए, अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? क्या उभयचर प्राणी करते हैं? थोड़ी देर पहले पढ़ा, बिल्कुल करते हैं। मछलियां करती हैं क्या? बिल्कुल करती हैं। जलीय कीट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। तो उपरोक्त सभी सही है क्या? बिल्कुल सही है। यानी कि इन तीनों को मिला के ऑप्शन नंबर डी सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? मनुष्य के अंदर देखिए ध्यान से, त्वचा के द्वारा भी उत्सर्जन होता है। नॉर्मली त्वचा के द्वारा पसीना निकलता है। इसके अलावा त्वचा से जो है वो सीबम का उत्सर्जन होता है। त्वचा से पसीना निकलता है, इसके अतिरिक्त सीबम निकलता है। बात करें पसीने की, तो पसीने से लवण सोडियम क्लोराइड ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित होता है। इसके अतिरिक्त बात करें हम सीबम की, तो सीबम के अंदर हाइड्रोकार्बन और जो स्टेरॉल होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो त्वचा है वो त्वचा पसीने का और सीबम का उत्सर्जन करती है। फेफड़े से नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यकृत से बिलीरुबिन व बिलीबर्डिन जैसे हानिकारक तत्व बाहर त्यागे जाते हैं। बिलीरुबिन व बिलीबर्डिन। और बात करें वृक्क की, तो वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण और उत्सर्जन होता है। अगर हम बात करें हमारे शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ की, तो वो मूत्र होता है। और मूत्र जिस अंग के द्वारा उत्सर्जित होता है वही हमारे शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाएगा। तो वृक्क हमारे शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग है या मुख्य उत्सर्जन अंग है। बाकी वाले सभी द्वितीयक उत्सर्जन अंग के तौर पे कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, उत्सर्जन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कहलाएगी? वृक्क, कुपिकाएं, तंत्रिका कोशिका या नेफ्रॉन। बात करें वृक्क की, तो वृक्क इकाई नहीं है। वृक्क पूरा एक अंग है, एक पूरा ऑर्गेन है। इसको हम एक इकाई नहीं कह सकते, यूनिट नहीं कह सकते। ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेन है। ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेन है। वृक्क यहाँ पे एक यूनिट नहीं हो सकती। कुपिकाएं जो कि मनुष्य के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। तंत्रिका कोशिका ह्यूमन नर्व सिस्टम की जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। लेकिन बात करें नेफ्रॉन या वृक्काणु की, तो ये हमारे शरीर के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, या जिसे हम कहेंगे उत्सर्जन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है, नेफ्रॉन या वृक्काणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, गुर्दे, वृक्क या किडनी की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? अभी जो प्रश्न किया था वही प्रश्न वापस से दोहराया गया है। एक्सॉन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक्सॉन का मतलब होता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जो कि एक न्यूरॉन का भाग है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेफ्रॉन जो है वो बिल्कुल वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई के साथ साथ निस्यंदन इकाई के तौर पे भी कार्य करती हैं। अगर बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि इन दोनों का भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? देखिए, बनता तो गुर्दे से है। गुर्दा मतलब वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, बनता तो किडनी से है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? तो मूत्राशय में इकट्ठा होता है। तो मनुष्य के शरीर में मूत्र मूत्राशय में इकट्ठा होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त के कारण तो नहीं होता, ये यकृत के अंदर होता है। लसी का बिल्कुल नहीं, कोलेस्ट्रॉल का कोई मतलब नहीं। यूरोक्रोम यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मूत्र का जो पीला रंग होता है, पीला रंग, येलो कलर, जो यूरिन का येलो कलर होता है, वो यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की वजह से होता है।
निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है? वापस से क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूं। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है? चूंकि हम बात करें यूरिक अम्ल की, तो यूरिक अम्ल एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, इसलिए इसको क्या कहा है? नाइट्रोजनस अपशिष्ट कहा है। मानव के द्वारा यूरिक अम्ल कभी नहीं निकाला जाता। एक बात और आप याद रखना, जो यूरिक अम्ल होता है वो हमेशा गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में त्यागा जाता है, तो मानव के द्वारा कभी नहीं। मेंढक एक उभयचर प्राणी है जो हमेशा किसका परित्याग करता है? अमोनिया का परित्याग करता है। मानव हमेशा यूरिया का परित्याग करेगा, यूरिया का, मेंढक अमोनिया का, मछली भी हमेशा अमोनिया का परित्याग करेगी। लेकिन जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो कीट होते हैं, जो सांप होते हैं, सरीसृप जो सांप होते हैं, वो हमेशा किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? सीधी सी बात है, लिवर नहीं, फेफड़ा नहीं, हृदय नहीं, किडनी सही उत्तर हो जाएगा। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। जो हेनले का लूप होता है, हेनले का लूप किससे संबंधित है पहले आप ये बताइए। हमारी शरीर के अंदर वृक्क होता है, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन के अंदर जो है वो बोमेन संपुट होता है। नेफ्रॉन के अंदर हेनले का लूप होता है। नेफ्रॉन के अंदर ही वृक्क नलिका होती है। तो हेनले का लूप जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ पे होता है? तो नॉर्मली जो हेनले का लूप होता है वो हमारे शरीर के अंदर नेफ्रॉन के अंदर होता है। और नेफ्रॉन का संबंध किससे है? उत्सर्जन तंत्र से, न प्रजनन तंत्र से, न मूत्र जनन तंत्र से, और न ही तंत्रिका तंत्र से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा वो अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो नॉर्मली जो अमीबा होता है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया डिफ्यूजन के माध्यम से होती है, प्रसार के माध्यम से या डिफ्यूजन के माध्यम से होती है। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? मनुष्य के द्वारा नॉर्मली यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। जो यूरिया होता है NH2CO NH2, यूरिया का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा नॉर्मली यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। आगे बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? अगर बात करें हम विद्यार्थियों ग्लोमेरुलस की, तो ग्लोमेरुलस होता है बोमेन संपुट के अंदर। बोमेन संपुट है, ये भी किसका भाग होता है? ये भी हमारे शरीर के अंदर नेफ्रॉन का भाग होता है। नेफ्रॉन या जिसे हम वृकाणु कहते हैं, वृकाणु का ही भाग होता है बोमेन संपुट। वृक्क नलिका भी नेफ्रॉन का भाग होता है, हेनले का लूप भी नेफ्रॉन का भाग होता है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलस आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो वहां पे आंसर आप क्या लिख दोगे? यानी कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाएगा? तो बोमेन संपुट में पाया जाएगा। ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता। क्वेश्चन नंबर 99, यकृत के द्वारा मल के साथ किसका उत्सर्जन होता है? बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन, विटामिन व स्टेरॉइड या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन को मैं वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि यकृत के द्वारा मल के साथ किसका उत्सर्जन किया जाता है? बिलीरुबिन का, बिलीबर्डिन का, विटामिन और स्टेरॉइड का। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि बिलीरुबिन जो है इसका उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है, बिलीबर्डिन का उत्सर्जन भी यकृत के द्वारा होता है, विटामिन व स्टेरॉइड इसका उत्सर्जन भी किसके द्वारा होता है? यकृत के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यकृत जो है वो मल के साथ बिलीरुबिन को भी त्यागता है, बिलीबर्डिन को भी त्यागता है और इसके अतिरिक्त विटामिन व स्टेरॉइड को भी त्यागता है। चलिए हम आज के आखिरी और लास्ट प्रश्न में चलते हैं, और हमारा लास्ट प्रश्न आज का, त्वचा के द्वारा सामान्यतः किसका उत्सर्जन होता है? जो त्वचा होती है, इस त्वचा के द्वारा नॉर्मली उत्सर्जन किसका होता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, नमक, लैक्टिक अम्ल, स्टेरॉल या हाइड्रोकार्बन या उपरोक्त सभी। ये 5 प्रकार के ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि निम्न में से त्वचा के द्वारा किस किस पदार्थ को उत्सर्जित किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, त्वचा जो होती है,
त्वचा नॉर्मली दो प्रकार के पदार्थों को उत्सर्जित करती है। त्वचा दो प्रकार के पदार्थों को उत्सर्जित करती हैं, जिसमें से आप एक नंबर पे तो याद रख लोगे पसीना, और दूसरे नंबर पे आप याद रखोगे सीबम। पसीना जो नॉर्मली त्वचा से निकलता है पानी के रूप में, सीबम का मतलब है जो मुंह से तेलीय पदार्थ निकलता है, उस तेलीय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। अगर हम बात करें पसीने की, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे विद्यार्थियों पसीना है, त्वचा में पसीने के रूप में नमक निकलता है और पसीने के रूप में लैक्टिक अम्ल निकलता है। और यहीं पे अगर हम बात करें सीबम की बात करें तो जो स्टेरॉल है और जो हाइड्रोकार्बन है, स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बन, इन दोनों को सीबम के माध्यम से त्वचा से बाहर परित्याग किया जाता है। त्वचा के द्वारा सीबम के माध्यम से स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन किया जाता है। तो त्वचा के द्वारा नॉर्मली किसका उत्सर्जन होगा, नमक का होगा, लैक्टिक अम्ल का होगा, इन दोनों का पसीने के रूप में, स्टेरॉल का होगा, हाइड्रोकार्बन का, इन दोनों का सीबम के रूप में, यानी कि इन चारों का उपरोक्त सभी जो प्रश्न का आंसर है ई ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये तो था आज का मैराथन क्लास। इसके बाद हम मैराथन क्लास को आगे और जारी रखेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपका प्रेम पूर्वक व्यवहार, आपका प्रेम, आपका स्नेह जो है वो लगातार हमको मिलता रहे, ऐसे ही मैं आशा करता रहूँगा। तो आपका प्रेम, आपका स्नेह हमको लगातार मिलता रहे, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।